हेलो एवरीवन। तो वेलकम है आपका एक बार फिर से होम साइंस विद चार्ली में। बताइए क्या हाल चाल है। आई होप हाल चाल सबका बढ़िया होगा और कुछ लोग सो गए होंगे, कुछ लोग डिनर करने में बिजी होंगे। बट कोई बात नहीं, इसी व्यस्तता में और इसी बिजी शेड्यूल में थोड़ा सा टाइम हमें भी निकालना होता है और आपको भी निकालना चाहिए और निकालना ही चाहिए, है ना, हमें भी और आपको भी। तो सभी लोगों को गुड इवनिंग, जो लोग सो रहे हैं उनको गुड नाइट, जो लोग अभी जग रहे हैं उनके लिए गुड इवनिंग। तो चलिए, जो लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि थोड़ी देर और पढ़ें, कॉफ़ी वगैरह बना लें, ब्लैक कॉफ़ी बना के अपनी नींद को थोड़ा सा दूर भगाएं और पढ़ाई करें। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नहीं करेंगे, कब से कंटेंट का चक्कर चल रहा था बट वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। तो आज मैंने जो है मैंने सोचा कुछ कंटेंट करते हैं। तो वैसे आप सभी लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ वूल फाइबर्स के बारे में सबने पढ़ा ही होगा और सबने नोट्स भी बना लिए होंगे, सबने रिवीजन भी कर लिया होगा। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि ये एक टेक्सटाइल की बुक थी मेरे पास, तो डायरेक्ट बुक से ही मैंने इसमें से कुछ चीज़ें उठाई और कुछ चीज़ें नोट्स के थ्रू भी मैंने यहाँ पे देने का वो किया है। तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। और होता है ना कि अलग अलग किताबों में थोड़ा अलग अलग जो है मैटर दिया हुआ होता है, तो मे भी थोड़ा सा हेल्पफुल हो यहाँ से आपके लिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ वूल फाइबर, यानी कि जो आपके ऊनी रेशे हैं उनका वर्गीकरण। ठीक है, तो सबसे पहला है, देखिए एक सेकेंड। ठीक है। तो ऊनी रेशों का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है, ये तो हमें पता ही है। सबसे पहला जो आपका है वो क्या है, मेमने का ऊन। ठीक है, जिसको हम लोग लैम्स वूल बोलते हैं। तो भेड़ का जो बच्चा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैम्स बोलते हैं। ठीक है, मेमना कहा जाता है। और ये कितने महीने का बच्चा होता है, जब ये 8 महीने का होता है तो उसकी जो पीठ से होते हैं बाल उतार लिए जाते हैं। बाल मतलब कि वही ऊन जो होते हैं वो उतार लिए जाते हैं और उसे ही हम लोग मेमने का ऊन कहते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दो चीज़ें इंपॉर्टेंट मिली हमें कि जो भेड़ का बच्चा होता है उसको हम लोग लैम्प बोलते हैं और जो 8 महीने का बच्चा होता है उसकी पीठ से जो ऊन उतारा जाता है उसी को हम लोग लैम्प्स वूल बोल सकते हैं। ठीक है, फिर है कि इसका जो ऊन होता है वो कैसा होता है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का और बहुत ही अच्छी चमक, मतलब बिल्कुल आप कह सकते हो बिल्कुल फाइन और शाइन। ठीक है, एकदम चमक के साथ होता है। और इसके जो वस्त्र बनते हैं वो कैसे होते हैं, काफ़ी मुलायम और गर्म होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो ऊन होता है वो इमेच्योर अवस्था में ही काट लिया जाता है। मतलब जो भेड़ होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती, छोटी ही अवस्था में है, वो सिर्फ 8 महीने की है, तभी उसके ऊन को उतार लिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि उसका ऊन जो होगा काफ़ी सॉफ्ट होगा। आपने देखा होगा यूजुअली गाँव में या फिर कभी भी गाय के बच्चे को अगर आपने देखा होगा, जब वो बहुत छोटा सा होता है तो उसके अगर उसके पीठ पे आप हाथ ऐसे फिराओ अपना, तो उसके बाल जो होते हैं बहुत ही सॉफ्ट लगते हैं। तो आप ये रिलेट कर सकते हो, है ना। यहाँ पर बछड़े की बात नहीं हो रही है, गाय का जो बछड़ा होता है। यहाँ मेमने, उसी तरीके से मेमने का जो ऊन होता है, मतलब बाल होता है, वो बहुत ही सॉफ्ट रहेगा, क्योंकि वो अभी सिर्फ कितना है, सिर्फ अभी 8 मंथ्स का है वो। ठीक है, तो इसीलिए ये जो होता है ये मजबूती की दृष्टि से कम मजबूत होता है। कहने का मतलब है इसका जो ऊन है वो बहुत अच्छा होगा, लेकिन जो मजबूती की बात जब आ जाएगी तो थोड़ा सा कम मजबूत होगा ये। ठीक है, छोटे से बच्चे के ही पीठ से उतार लिया गया है ना, 8 महीने का ही है, इस वजह से मजबूत कम होगा, लेकिन क्या होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत सॉफ्ट होगा, बहुत अच्छी चमक होगी और इसके बाद बहुत अच्छी क्वालिटी का होगा। ठीक है, तो ये हमारा लैम्स वूल हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है जो आप पढ़ते हैं हॉगेट वूल। ठीक है, जो हॉगेट वूल होता है आपका, जब भेड़ों की अवस्था कितनी हो जाती है, 12 से 14 माह की होती है, तब इनके पीठ से जो है ये क्या बोलते हैं, उतारा जाता है। और अब भेड़ जो आपका लैम्स वूल था वो इमेच्योर स्टेज में था, लेकिन अब ये क्या है, 12 से 14 माह की अवस्था में आ गया है, तो ये मेच्योर स्टेज में माना जाएगा। ठीक है, तो तब ये ऊन निकाली जाती है और क्या करते हैं, ये परिपक्व अवस्था में काटी जाती है, इस वजह से ये मजबूती की दृष्टि से उत्तम होती है। कहने का मतलब ये कि जो हमने लैम्स वूल पढ़ा अभी वो इमेच्योर था, है ना, इमेच्योर अवस्था में काटा जा रहा था, वो भी अच्छा था, बट मजबूती की दृष्टि से वो बहुत अच्छा नहीं था। लेकिन ये जो आपका है ये मेच्योर स्टेज में काटा जा रहा है, ये देखिए मेच्योर स्टेज में काट रहे हैं हम लोग, इस वजह से क्या होता है कि मजबूती की दृष्टि से कैसा होता है, अच्छा होता है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि ये ऊन कैसा होता है, बिल्कुल बेस्ट होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, अच्छा सॉरी, इसमें आगे कुछ और है कि ये ऊन मजबूती की दृष्टि से उत्तम होती है, इसलिए इन ऊन का प्रयोग कहाँ यूज़ करते हैं, इसको ताने के सूत के स्थान पर किया जाता है। जब बुनाई की प्रक्रिया करी जाती है तो ताने बाने का धागा लगाया जाता है ना, तो ये जो हॉगर्ट वूल है वो क्या किया जाता है, ताने के धागे पर यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये जो ऊन होता है वो काफ़ी, अभी हमने पढ़ा कि मजबूत होता है और इसमें कोमलता और तन्यता का भी गुण पाया जाता है। मतलब ये मजबूत भी है, तन्यता मतलब कि अगर इसको बहुत ज़्यादा हम लोग खींचेंगे तब भी ये टूटेगा नहीं, और फ्लेक्सिबिलिटी का भी गुण पाया जाएगा इसमें। ठीक है, और कोमल भी रहेगा, तो हर तरह से मतलब बहुत अच्छा ऊन माना जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आएंगे विदर वूल पे। ठीक है, तो विदर वूल जो होता है वो कैसा वूल होता है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए अब, ये
इसको थोड़ा सा बैड वूल माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है बैड, एक सेकेंड। तो देखते हैं, भेड़ के शरीर पर एक बार से ऊन काट लेने के बाद, कहने का मतलब ये है कि जब भेड़ के शरीर पे एक बार उसका बाल काट लिया जाता है, फिर दोबारा से जब उसका बाल आता है और तब उसको काटा जाता है, तो उसको हम लोग विदर्भ ऊन कहते हैं, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल, एक बार ऊन काट जाने के बाद जब दोबारा ऊन काटा जाता है, मतलब दूसरी बार काटते हैं, तो उसको हम लोग विदर्भ ऊन कहते हैं। इस समय भेड़ की जो आयु होती है वो 14 माह की होती है, और यह ऊन प्रायः कैसी होती है, मटमैली और गंदी सी होती है, ठीक है। दोबारा उसका बाल काटा जा रहा है, तो इस वजह से उसका जो बाल रहेगा वो बहुत सॉफ्ट, या आप ये कहोगे कि पहली बार के कंपेरिजन में थोड़ा सा गंदा और मटमैला टाइप का होगा। इस वजह से इस ऊन को बहुत अच्छा नहीं माना जाता, थोड़ा सा इसको बैड क्वालिटी का माना जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा फोर्थ है कि खींची गई ऊन। तो खींची गई ऊन को हम लोग पुल्ड वूल भी कहते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जीवित भेड़ों से उतरी हुई ऊन को फ्लीस ऊन कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा भी गया है क्वेश्चन कि जो जीवित भेड़ों से उतारी गई ऊन होती है उसको क्या कहते हैं, तो कौन सा ऊन बोलेंगे, उसको हम लोग फ्लीस वूल बोलेंगे, ठीक है। ये देखिए फ्लीस वूल कहते हैं। और मरी हुई भेड़ों के शरीर से जब खींच कर निकाला जाता है तो उसको हम लोग पुल्ड वूल बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए इसी वजह से इसको बोल रहे हैं क्या, खींची हुई ऊन, कि जब जो भेड़ होती है वो मर जाती है, उनके शरीर से निकाला जाता है खींच खींच के बाल, तो उसको हम लोग पुल्ड वूल बोलते हैं। इसको क्या होता है, जिन भेड़ों को मतलब जैसे क्या बोलते हैं, मांस खाने के लिए जिन भेड़ों को मारा जाता है, उनके शरीर पे उनको मारने से पहले क्या करते हैं, कुछ चूना या फिर कोई भी रासायनिक पदार्थ ऐसा लगा देते हैं और फिर खींच खींच कर सारा बाल निकाल लेते हैं, ठीक है। इससे होता है क्या, ये ऊन ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, और ये जो केमिकल लगा दिए जाते हैं उसकी वजह से इसकी जो मतलब जड़ें होती हैं बालों की, वो काफ़ी कमज़ोर और निर्बल सी हो जाती हैं। इस वजह से जो इसका ऊन होता है वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका पुल्ड वूल हो गया। इसमें दो ही चीज़ें आपको याद रखनी है कि जीवित भेड़ों से जो ऊन उतारी जाती है उसको फ्लीस वूल कहते हैं, और जो मरी हुई भेड़ों से ऊन उतारा जाता है उसको कौन सा ऊन कहते हैं, पुल्ड वूल कहते हैं। दो ही चीज़ें हैं बिल्कुल, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यही दो चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा डेड वूल। तो डेड वूल से आप समझ गए, क्या समझ गए होंगे कि आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु हो जाने से, जैसे कोई दुर्घटना हो गई और जो आपकी वो है भेड़ है वो मर गई, तो उससे क्या होगा, उससे भी उनके शरीर से ऊन उतार लिया जाता है। तो ऐसी ऊन को क्या हम बोलते हैं, मृत ऊन कहते हैं, और ये हमेशा निम्न श्रेणी की होती है। अब आप सोचो ना कि दुर्घटना में मरी है, पता नहीं झाड़ में गिरी, आधे बाल टूट गए हैं, फट गए हैं, या कहीं मिट्टी में गिरी है, कहाँ गिरी है, मतलब किस तरह की दुर्घटना हुई, एक्सीडेंट में हुई है, तो जाहिर सी बात है ये बहुत अच्छा ऊन नहीं होगा, ठीक है। और इससे क्या होता है, इसका जो ऊन रहेगा वो कैसा बनेगा, लो क्वालिटी का होगा, मतलब निम्न श्रेणी का, और इसके जो वस्त्र बनाए जाएंगे वो भी कैसे बनेंगे, लो क्वालिटी के वस्त्र होंगे इसके, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा कोट्टी वूल, ठीक है। कोट्टी वूल किसको बोलते हैं, ऐसी भेड़ें होती है जो शीप क्या होती हैं, जो विपरीत जलवायु और परिस्थितियों में पलती हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे होता है ना कि जो इतनी भेड़ होती है उनको अगर ठंडे स्थानों वाली जो भेड़ें होती हैं उनके बाल और उनका जो मतलब आप ये कह सकते हो एक पूरा जो स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी अच्छा होता है और अच्छी क्वालिटी का होता है, ठीक है। ठंडे स्थानों पर मतलब वहाँ उनके जो रेशे होते हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। तो आप एक सीधी सी बात यह है कि जो कोट्टी वूल प्राप्त होता है वो ऐसी भेड़ों से प्राप्त होता है जो भेड़ें विपरीत जलवायु में या बहुत ही मतलब सही एटमॉस्फेयर में नहीं पलती बढ़ती हैं, तो उनका क्वालिटी या उनके बालों की जो क्वालिटी होती है वो अच्छी नहीं होती है। और दूसरी चीज़ है कि उनको कैसा भोजन दिया जा रहा है, कैसा मतलब उनका कैसे इन्वायरमेंट में उनको रखा जा रहा है, कैसे उनको पाला जा रहा है, ये सब चीज़ें मतलब मैटर करती हैं। तो जब उनको सही बात है, जब सही इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, सही जलवायु, सही खान पान उनको नहीं मिलेगा, तो उनके शरीर के बाल कैसे होंगे, कड़े उलझे से गंदे से होंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार के वूल को हम क्या कहते हैं, कोट्टी वूल कहते हैं। और इनके जो ऊन होते हैं वो कड़क और रुक्ष यानी कि बहुत हार्ड होते हैं, और इसके बाद टूटे फूटे ब्रिटल टाइप के होते हैं, ठीक है, जिससे निम्न श्रेणी का वस्त्र यानी कि नमदा व दरी आदि बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। आपको पता है कि नमदा और दरी जो होते हैं वो कड़े रेशों से भी या थोड़े गंदे टाइप के जो होते हैं उनसे, क्योंकि नमदा के थ्रू मतलब फेल्टिंग विधि से बनाया जाता है, और दरी वगैरह आप देखते होंगे मोटे मोटे रेशों से बनाई जाती है, तो वो बनाने के लिए उपयुक्त होता है, ठीक है। फिर अब हमारा खत्म होने वाला है, अब है टैगलॉक ऊन, ठीक है। तो टैगलॉक ऊन जो होता है वो आपका निम्न, ये भी जो है लोवेस्ट क्लास का होता है, मतलब लो क्वालिटी का होता है, और ये भी टूटा फूटा तथा भद्रंग टाइप का होता है, ठीक है। और जो कारपेट वूल होता है आपका, ये भी निम्न प्रकार का ऊन है, जिससे दरी, कालीन व अन्य घटिया तो नहीं कहेंगे, मतलब थोड़ा लो क्वालिटी के वस्त्र जो होते हैं वो बनाने में इनको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आई थिंक ये जितने टाइप के वूल थे और कैसे भेड़ों से प्राप्त किए जाते हैं ये हमें आपको समझ में आ गया होगा। ये आप वैसे तो आपको कुछ नहीं करना होगा, चाहो तो आप नोट करके रख लो, वरना ठीक है, इसमें जो भी चीज़ें बहुत ही 2-3 चीज़ें आपको बस ध्यान में रखनी है, एक दो बार आप देखोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब दूसरी चीज़ है सोर्सेस ऑफ वूल, कि अब ये तो ऊन थे ही, अब इनको कहाँ कहाँ से हम प्राप्त करते हैं, जो भेड़ें हैं उनका नाम है या उनकी कौन सी प्रजाति हैं, उन सब चीज़ों के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं, बहुत शॉर्टकट में हमें पढ़ना है यहाँ पे। तो एक सेकेंड पहले मैं ये देख लूँ, यहाँ पर देखिए क्या है, विक्यूना। तो विक्यूना मैं आपको, अच्छा नहीं ठीक है, विक्यूना क्या है, विक्यूना एक तरह का जो है ये भी एक जानवर है, ठीक है। तो इसमें इसके जो बाल होते हैं वो कैसे होते हैं,
सूक्ष्म रहेंगे, कोमल रहेंगे, चमकदार और बिल्कुल बारीक ऊन। इनसे जो रेशा प्राप्त होगा कैसा होगा? सूक्ष्म, कोमल और चमकदार होगा। इनका कलर होगा हल्का, मतलब क्रीम कलर होगा या हल्का भूरा होगा या फिर पूरी तरीके से भूरा कलर होता है, ठीक है। और इनके बालों से एक कोट बनाया जाता है जिसको मिंक कोट बोलते हैं, और ये पूरे वर्ल्ड का सबसे महंगा कोट होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये बहुत फेमस क्वेश्चन भी है और आता भी है कि किसके, कौन से पशु के बालों से मिंक कोट बनता है या मिंक कोट कैसा है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये मिंक कोट जो होता है वर्ल्ड का सबसे महंगा कोट है और ये विक्यूना के बालों से बनाया जाता है। और ये जो विक्यूना है वो कहाँ पाया जाता है आपका? जो आपका साउथ अमेरिका और पेरू प्रदेश है वहाँ पर ये पाया जाता है, ठीक है। तो विक्यूना से आपके अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक। इस वजह से मैंने यहाँ पे बस 2-4 शब्द ऐड किए हैं। फिर नेक्स्ट है अंगोरा बकरी। अंगोरा बकरी के बारे में सुना ही होगा। तो इनके बालों को क्या करते हैं, जो अंगोरा बकरी होती है उनके बालों को हम लोग मोहेयर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? मोहेयर के नाम से जानते हैं। टीजीटी में भी पिछली बार क्वेश्चन आया भी था, ठीक है। और इनके बाल कैसे होते हैं? जो सूक्ष्म होंगे, लंबे, कोमल और उत्कृष्ट कोटि के, मतलब अच्छी क्वालिटी के होंगे। कैसे होंगे? बिल्कुल इनके जो बालों की क्वालिटी रहेगी वो बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी रहेगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अंगोरा बकरी। अंगोरा बकरी का एक सेकंड, अंगोरा बकरी आपको देखो ये है इस तरीके की होगी, ठीक है। तो इससे जो है ये चीज़, इनके बालों को, ये जो बाल इनके दिखाई दे रहे हैं ये सब ये इनको मोहेयर के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा कश्मीरी बकरी। तो कश्मीरी बकरी का क्या हाल है? इनके भी जो वस्त्र बनेंगे कैसे बनेंगे? उत्तम श्रेणी के, मतलब कैसे कपड़े बनेंगे? बिल्कुल बेस्ट और एकदम अच्छी क्वालिटी के वस्त्र बनेंगे इनके, ठीक है। और ये जो कश्मीरी बकरी है इनका जो नामकरण, मतलब ये जो नाम रखा गया है वो कश्मीर में बनने वाले, सॉरी यहाँ पर बनने वाले होगा, ये वेस्ले क्यों हो गया, कैसा लिख रही हूँ मैं, यहाँ पर वाले होगा, ठीक है, कि कश्मीर में बनने वाले महीन शॉल पर रखा गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस 2 ही चीज़ें थी, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक। फिर है अल्पाका। तो अल्पाका भी एक तरह का जानवर है। तो ये मुख्य रूप से पेरू में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है अल्पाका? जो होती है पेरू प्रदेश में, ठीक है। और इनके जो बाल होंगे कोमल होंगे और घने होंगे, मतलब बहुत ही सॉफ्ट होंगे और बहुत ही डेंस होंगे, ठीक है। इसके बाद इनके बालों से जो प्राप्त होते हैं रेशे, उनकी लंबाई होती है 10 से 12 इंच, काफ़ी बड़े होते हैं, ठीक है, मतलब लंबे होते हैं। और इनके बालों से जो, मतलब इनके रेशों से, इनके बाल से जब रेशे बनाए जाते हैं उन रेशों से रोएदार वस्त्र और कोट बनाई जाती है, ठीक है। वो फर वाले जो आते हैं ना, स्वेटर या फिर जैकेट या कोट, ये सारी चीज़ें, वो सब चीज़ें अल्पाका के बालों से बनाई जाती है। अल्पाका आप देख सकते हैं, ये जानवर है, देखिए इस तरीके का है। तो ये देख सकते हैं, मैंने सोचा दिखा दूँ, हो सकता है आपके दिमाग में रह जाए तो, ठीक है। इनसे बनता है रोएदार वस्त्र। फिर है हमारा अंगोरा रैबिट, अंगोरा खरगोश, ठीक है। अंगोरा खरगोश में क्या है? ये फ्रांस में पाया जाता है सबसे पहली बात। और इनके जो बाल होते हैं वो रेशम के समान चिकने, चमकदार, बारीक व सूक्ष्म होते हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन कई जगह मिला है कि मतलब जो कौन सा ऐसा जानवर जिनके, मतलब ऊन प्राप्ति के कौन से ऐसे स्रोत हैं या कौन सा ऐसा जानवर है जिनके जो रेशे हैं वो रेशम के समान होते हैं। तो वो आप समझ सकते हो ये किसके? अंगोरा खरगोश के, ठीक है। और उत्तम श्रेणी का ऊन होता है। इसके बाद बच्चों के लिए जो गर्म ऊनी कपड़े बनाए जाते हैं वो इन अंगोरा खरगोश से बनाए जाते हैं, क्योंकि इनके भी जो होते हैं बाल वो बहुत ही चिकने, चमकदार और बड़े सॉफ्ट होते हैं ना, तो बच्चों के लिए उस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। और ये भी किया जाता है कि अन्य जो फाइबर होते हैं उनके साथ मिला करके भी काफ़ी अच्छे, जो मतलब अच्छी क्वालिटी के और कॉस्टली वस्त्र जो है तैयार किए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका अंगोरा खरगोश हो गया। इसके बाद अब एक है लामा। जो लामा है आपका, ये एक ऊँट जाति का पशु है, ठीक है, मतलब ऊँट की, कैमल की कैटेगरी में आता है, ठीक। इनके बालों में क्या होता है? 2 परत पाई जाती है। जब इनके बाल होते हैं जो, उनमें 2 परत पाई जाती है। जो पहली परत होती है, मतलब कि जो ऊपरी वाली परत होती है, उनके बाल लंबे होते हैं, घने होते हैं और भारी और मोटे होते हैं, ठीक है। और जो नीचे की परत होती है आपकी, वो सॉफ्ट, मतलब सॉफ्ट रहेगी, अच्छी रहेगी, मतलब अच्छी क्वालिटी होगी उसकी, और अच्छी क्वालिटी, मतलब मुलायम, कोमल और बारीक रेशों की प्राप्ति होगी जब हम नीचे वाली परत से ऊन प्राप्त करेंगे, ठीक है। और इनमें क्या होता है लामा के साथ, ये लोग इनके बालों से रेशे बनाने के साथ साथ इनको लोग वहाँ पे सामान ढोने का भी काम इनसे करवाते हैं। जैसे हमारे यहाँ घोड़े वगैरह, हाथी वगैरह पे सामान पहले लोग ले जाते थे, तो उस तरीके से यहाँ जो ये लामा है इनसे लोग वहाँ पर सामान भी ले जाते हैं। आप पिक्चर देख लो इनकी, ये देखो, ये लामा है और ये आपके अंगोरा खरगोश है। तो खरगोश के बाल आप देख रहे हो कितने सॉफ्ट है ना, कितने अच्छे और कितने फाइन है बिल्कुल। और ये आपका ऊँट बेचारा है, लामा, ठीक है। ऊँट नहीं है, मतलब ऊँट की प्रजाति का है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हो गई। अब है थोड़ा सा जो आपको होता है ना कि वो ऊन की जो श्रेणी होती है, मतलब कौन से क्लास का ऊन है, फर्स्ट क्लास का है, सेकंड क्लास का है, फोर्थ क्लास का, इस तरीके का। तो जो सबसे फर्स्ट क्लास का ऊन होता है, मतलब क्लास 1 की बात हो रही है, जो क्लास, मतलब प्रथम श्रेणी का ऊन जो होता है, वो देखिए कहाँ से प्राप्त होता है हमें। जो मेरिनो जात की भेड़ होती है, स्पेन में पाई जाती है। कहाँ पर? मेरिनो भेड़ कहाँ पाई जाती है? स्पेन में पाई जाती है। इनसे सबसे
अच्छी क्वालिटी का ऊन प्राप्त होता है, ठीक है। और इनके रेशों की लंबाई कितनी होती है, 1 से 5 इंच तक होती है। इनके रेशे काफ़ी मजबूत, लचीले व एकदम उत्तम यानी कि बेस्ट होते हैं, बिल्कुल ठीक है। और आपको पता ही है कि ऊन में जो क्या होता है, शल्कें पाई जाती हैं। तो जिस ऊन में जितनी ज़्यादा शल्कें पाई जाएंगी उस ऊन की क्वालिटी उतनी ही अच्छी मानी जाएगी, ठीक है। तो जो आपका ये क्लास 1 का ऊल होता है उसमें शल्कों की संख्या क्या होती है, प्रति इंच 3000 तक शल्कें पाई जाती हैं। मतलब कि 1 इंच ऊल में 3000 तक शल्कें पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये जो शल्कें होती हैं ये एक तरीके का आप कह सकते हो कि एक पैमाना है कि जब जितनी ज़्यादा शल्कें होंगी उनकी क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी। तो आप ये देख सकते हो कि प्रति इंच 3000 तक शल्कें पाई जा रही हैं। तो इट्स मीन कि ये जो क्लास 1 वाला वूल है वो बिल्कुल बेस्ट है, ठीक है। फिर हमारा सेकंड क्लास का वूल, इसके जो रेशे होते हैं वो क्या होते हैं, वो 2 से 4 इंच लंबे होते हैं। और इसमें सल्कें जो होती हैं पर्याप्त सल्कें, कहने का मतलब पाई तो जाती हैं बट पहले के फर्स्ट क्लास के उनके कंपेरिजन में कम पाई जाती हैं और इनमें ज़्यादा ऐंठन नहीं पाई जाती, ठीक है। इसके बाद इससे क्या बनाए जाते हैं, जर्सी और स्वेटर बनाए जाते हैं। ये आपका हो गया सेकंड क्लास वाला जोन हो गया। इसमें आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी है, सल्कें याद रखनी है और आपको ये क्या बोलते हैं जो रेशे की लंबाई है इंच में, ये आपको याद रखना और कुछ नहीं याद रखना, ठीक है। अब है क्लास 3 वाला ऊन। तो क्लास 3 वाले ऊन, उनकी लंबाई कितनी है, 4 से 18 इंच, ठीक है। अब आपका होगा कि मैम इसमें तो लंबाई ज़्यादा है तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। इसमें लंबाई तो होती है लेकिन इसमें पर्याप्त शल्कें नहीं पाई जाती हैं, इस वजह से इस ऊन की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। लंबे भले हैं लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो ये कैसे होंगे, मोटे कड़े, और इसमें जो शल्कें होंगी वो कम पाई जाती हैं। और इसमें जो इलास्टिसिटी और रेजिलेंसी होती है ये भी बहुत अधिक मात्रा में नहीं पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद है क्लास 4 वूल, मतलब जो चतुर्थ श्रेणी का वूल है। तो इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 1 से 16 इंच होती है और शल्कों का अभाव होता है। तो आप सोचो ना, शल्कें है ही नहीं, तो ये चाहे 1 से 16 इंच का हो चाहे कितने इंच का हो, ठीक है। तो इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं मानी जाएगी और मजबूती और प्रत्यास्थता जो होती है इसमें कम होती है। तो इससे क्या बनाया जाता है, जो दरी है, गलीचा है, कालीन है, ये सारी जो अन्य सस्ते वस्त्र होते हैं वो जो है बनाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा वूल का इतना मुझे थोड़ा सा लगा कि आप लोग रिविजन कर लें। और ये आप कोई भी एग्जाम देंगे, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्जाम होने ही वाला है। आप ये समझ लो कि जैसे पिछली बार हुआ था ना कि सब टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी और ये यूपीएचएससी सब चीज़ एग्जाम 1 बाय 1 होते रहते, सेम वही चीज़ इस साल भी होने वाली है। तो टीजीटी, पीजीटी की भी डेट कभी भी आ सकती है। और मैं आपको डेली ये चीज़ कह रही हूँ कि आप एग्ज़ाम का मतलब एग्ज़ाम की डेट का वेट मत करिए या फिर एग्ज़ाम की डेट को एक आधार मान के तैयारी मत कीजिए। आप अपना पूरा सिलेबस और खुद को तैयार करिए, ठीक है। अपने आप को भी तैयार करिए एग्ज़ाम में बैठने के लिए। अपने आप को भी तैयार करना होता है मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से, ठीक है। आप बीमार ना पड़ें, आप दिमागी रूप से आप स्वस्थ रहें, क्योंकि आप मेंटली अगर अपना मेंटल पीस खो देंगे तो आप फिर तैयारी उतनी अच्छी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चाहे आपको कितना भी कंटेंट आपने अपने अंदर भर रखा हो, मेन टाइम पे कितना आपके दिमाग में रह जाएगा वही चीज़ आपको एग्जाम में काम आएगी। तो इस वजह से अभी जितनी मेहनत आपसे हो पा रही उतनी मेहनत आप करते जाइए फिलहाल। और चलिए अब वीडियो यहीं पे बंद करते हैं। अब आगे भी और कुछ कंटेंट मिलेगा तो हम लोग उसको करेंगे, और मिलेगा क्या, करेंगे ही। और तब तक हम लोग प्रैक्टिस सेट तो कर ही रहे हैं। तो चलिए, इतनी देर आपने देखा उसके लिए थैंक यू सो मच। और आप लोग सोइए, बढ़िया अच्छी नींद लीजिए, चाय कॉफ़ी जो भी पीना हो पीजिए, अपना डिनर करिए, हेल्दी डिनर करिए और ध्यान रखिए अपना। चलिए, ओके, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।